दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन करना है, गुजारिश करनी है, प्रार्थना करनी है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी की आकृति वाला बटन दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाया करे। हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखें, क्योंकि हम आपकी प्रतिक्रिया को बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है और अगर हमें लगता है कि हम कहीं ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारे दर्शक जो है वो दर्शकों को हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं या दर्शकों की भावनाएं प्रतिकूल हो रही, तो हम उससे सबक सीखने की भी कोशिश करते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाएं कई तरह से प्रेरित करती हैं। अब बात जो है वो इंडिया गठबंधन की है, जो जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप विराटकाय होता जा रहा है। 400 के पार जाने का नारा इस बार उसने दिया है। अब उसकी जो है ज़्यादातर दावे बहुत सच्चाई के नज़दीक साबित होते रहे चुनावों को लेके। इसलिए भले ही ये मान रहे हो कि अतिशयोक्ति भरा ये दावा है विपक्ष के दल, लेकिन वो अंदर ही अंदर आतंकित हैं कि कहीं सचमुच वो अपनी बात को चरितार्थ न कर ले जाए, कहीं अपने दावे को चरितार्थ न कर ले जाए। अगर 400 के पार या 400 के करीब ही पहुंच गए, 350 से ऊपर ही सीटें ले गए, तो विपक्ष का अस्तित्व समाप्त हो जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। जनता के मन में भी, जो अभी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, उसके मन में भी हताशा पैदा हो जाएगी और वे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते वो भी सोचते हैं कि वो भी आगे चल के सोचने लगेंगे भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से हटना नामुमकिन है। इसलिए अब हम क्यों ना भारतीय जनता पार्टी में ही समर्पण कर जाएं। उनका समर्पण ही कहा जाएगा। उन लोगों का भी वोट देने के लिए एक तरह से मजबूर जैसा होना, तो वे एक समर्पण ही कर जाएगा। और लोहिया जैसा कोई नेता इस समय है नहीं जो जिस समय कांग्रेस की इसी तरीके से अपराज्य सत्ता हुआ करती थी और एक कांग्रेस भी सर्वसत्ता का एक उपभोग कर रही थी। उन दिनों उन्होंने इस संकल्प के साथ लेके आगे बढ़े थे और उसके लिए उनको एक लंबा रास्ता तय करना मंजूर था कि एक दिन कांग्रेस की जो ये शिला है, इस शिला को हम हिलाकर रहेंगे। और उनके जीवन में नहीं हुआ, लेकिन उनके ही आंदोलन का, उन्होंने जो वैकल्पिक राजनीति का खाका खींचा था, वैकल्पिक राजनीति का, उसी खाके ने आगे चल के और कांग्रेस को सत्ता से हटाने का काम किया। कांग्रेस की पहले राज्यों से कांग्रेस हटी और इसके बाद में 1977 में जो परिणाम आए, 1977 में हिंदी पट्टी राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में हार हुई थी, जहाँ लोहिया जी के आंदोलन का असर था। लोहिया जी ने जो उनका जो जिद्दीपन था इस मामले में कि कांग्रेस को हटाकर ही रंग लाएंगे और कांग्रेस को हटाकर ही दम लेंगे, तो उसी का एक नतीजा हुआ कि जो लोहिया जी के साथ में लोग रहे हों या न रहे हों, वो लेकिन उन सारे लोगों की जिजीविका मजबूत होती चली गई और फिर उन्हीं का जो कांग्रेस के खिलाफ नकारात्मक माहौल बना। लेकिन जो मूल पूंजी थी वो एक तरह से लोहिया के गैर कांग्रेसवाद की थी, तो वो जो है 1977 में कांग्रेस को सत्ता खोनी पड़ी और उसके बाद जनता को विश्वास हुआ कि हम किसी भी सत्ता को हटा सकते हैं। आज भी स्थिति ये, आज तो स्थिति वैसी नहीं है, तो स्थिति दूसरी। आज तो ये है कि आज भी बड़ी संख्या में जो वोट है वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पड़ता है। आज भी भारतीय जनता 45-50% से ऊपर वोट
भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाता है। तो इतना जब विरोधी वोट है, इस विरोधी वोट के रहते हुए तो ये भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत होकर ये नहीं सोच सकती कि नहीं अब हमारा तो राज्य यहाँ अखंड हो गया, हमें कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। चुनौती देने की इतने वोट बैंक के रहते हुए वर्तमान पार्टियाँ न भी रह जाएंगी तो कोई नई पार्टियाँ पैदा होंगी, लेकिन ये जो विरोध है, ये विरोध खत्म नहीं होगा और ये विरोध एक दिन भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। बहरहाल खैर ये तो एक दूर की बात है। अभी तो बात ये है कि अभी ये माना जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर विपक्षी सारे दल एक उम्मीदवार हर निर्वाचन क्षेत्र में खड़े करने के लिए सहमत हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने से रोका जा सकता है। भले ही वो सबसे बड़ा दल बन जाए, लेकिन पूर्ण बहुमत प्राप्त होने से उसको रोका जा सकता है। और पूर्ण बहुमत प्राप्त होने से रोके जाने का मतलब है कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी उसके सामने एक गठबंधन सरकार बनाने की सूरत आती है तो गठबंधन में बहुत कम संभावना इस बात की है कि मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार हो पाएगा। गठबंधन में जिस ढंग से मोदी जी अपनी पार्टी के नेताओं के लिए भी घातक साबित हो रहे हैं, तो जिनको नेता कहते हैं, वो मोहन सिंह यादव नेता नहीं, मध्य प्रदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, तो कोई भजन लाल शर्मा राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिया, कोई नेता नहीं है। वहाँ हरियाणा में खट्टर कोई नेता नहीं है। तो वो लेकिन नेता तो एक अलग ढंग की एक प्रजाति होती है, एक अलग ढंग के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। तो नेताओं के लिए जिस तरह से वो अपनी पार्टी से नेताओं का सफाया कर रहे हैं, उससे नेता बहुत विचलित हैं। तो नेता उसके बाद में उनको प्रधानमंत्री या मतलब जितना संभव हो उसका उनका बनने नहीं देंगे। और मोदी जी ने उनकी कितनी भी जड़ें खोल ली हों, लेकिन नेताओं में अभी भी बहुत दम बाकी है। अगर मोदी जी के लिए कभी चुनौतीपूर्ण स्थिति हो गई तो मोदी जी को एक किनारे करने में सफल भी हो सकते। तो और विपक्ष भी ये सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा नेता प्रधानमंत्री बन जाए तो वो इस ढंग के साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल नहीं करेगा। उसमें थोड़ी बहुत तो नैतिकता होगी, वो लोकलाज की परवाह तो करने वाला होगा, तो उसको तो हटाया जा सकता है। और वो विपक्ष के विरुद्ध ये इतनी षड्यंत्रकारी योजनाओं को अंजाम नहीं देगा जैसे ईडी और सीबीआई तमाम के माध्यम से दिया जा रहा है। तो थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ा सा सांस लेने की फुर्सत मिलेगी। हो सकता है कि इसके बाद में हम अगली बार बेहतर तरीके से कामयाब हो जाएं। तो विपक्ष इस बात के लिए है कि सबको अपनी अपनी अस्तित्व की लाले पड़े हुए, तो सब इस बात को रोकने का, लेकिन कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने से किसी भी तरीके से रोका जाए। अब ये जो इस कटिबद्ध अगर ये इसके लिए कटिबद्धता होनी चाहिए, अगर सोच ही है तो इसके लिए कटिबद्धता होनी चाहिए। कटिबद्धता होनी चाहिए तो फिर सीटों के जो तालमेल है सीटों के मामले में सहमति है सीटों के बंटवारे को लेकर, तो वो आसानी से हो जाना चाहिए। अब चुनाव के लिए वक्त ही कितनी बचा है और ये सीटों के तालमेल के लिए सहमति ना हो पाने की वजह से इंडिया गठबंधन जो है कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी पथ पर कहीं अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बहाने, कहीं किसी के बहाने अपना जो है मतदाताओं तक कनेक्ट का उसका जो अभियान है वो बहुत कामयाबी के, बहुत मुस्तैदी के साथ चल रहा, बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है। तो ये लेकिन अभी अब सीटों की जो बातचीत शुरू हुई है उससे कई तरह की मुश्किलें पैदा हुई और ख़तरा इस बात का मंडराने लगा कि कहीं ये ना हो कि भारतीय जनता पार्टी
इंडिया गठबंधन एक तरह से आकार लेने के पहले ही कहीं ख़त्म ना हो जाए, ये स्थिति पैदा हो। क्योंकि हाल की बैठकों से संकेत मिला, एक जनता दल यू से जो केसी त्यागी का नया इंटरव्यू आया है, केसी त्यागी को ये माना जाता है कि वो जनता दल यू के सबसे बड़े थिंक टैंक है और वो वही बात कहते हैं जो नीतीश कहलवाना चाहते हैं। तो वो उन्होंने इंडिया गठबंधन से को लेके मोहभंग जैसा बयान जारी कर दिया। तो एक उनका है, यही स्थिति उद्धव ठाकरे की है, यही स्थिति शरद पवार की है। उधर उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ भी पीकें बढ़ाना शुरू की और ये रास नहीं आया समाजवादी पार्टी को। तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में इसके बाद में उन्होंने कोई तंज कस दिया बहुजन समाज पार्टी को लेके, और वो तंज गलत भी नहीं है, लेकिन उसके बाद में जैसा कि मायावती की आदत है, मायावती का स्वभाव है कि वो भी अहंकार में इस हद तक डूबी हुई हैं कि वो सब्र धारण नहीं कर सकती किसी भी तरीके से। उसने तो तुर्की व की उससे ज़्यादा जवाब देना तो, और वो तत्काल ही गले मुर्दे को खोदने लगती हैं। तो उन्होंने वो खोद डाला, वो जो उनके आवास के पास में जो एक अखिलेश के कार्यकाल में एक बड़ा पुल बना, और उसके बहाने उन्होंने समाजवादी पार्टी पर अपने जो है अपने खिलाफ अपनी जो है अपने प्राणों के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। उसके बाद में समाजवादी पार्टी भी ने भी मोर्चा संभाल लिया। दोनों के बीच में जिस तरीके से तल्ख बयान आ रहे, तो वो लगता है कि एक बयान में दो तलवारें नहीं रह पाएंगी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को गठबंधन में साथ रखना संभव नहीं होगा। और कांग्रेस ये है कि दोनों को साधने के चक्कर में दोनों कोई खोने की स्थिति में कोई ना पहुंच जाए। अपनी अपनी बहुजन समाज पार्टी की शिकायतें भी जाएगी कि जो समाजवादी पार्टी का लोकदल परिवार का पूरे का चरित्र जो है वो दलित विरोधी रहा, जो कुलिक चरित्र है वो दलित विरोधी रहा। जो उनके पितामह लोकदल राजनीति की माना जाती चौधरी चरण सिंह, उनके निर्वाचन क्षेत्र में तो दलितों ने कभी स्वतंत्र रूप से वोट ही नहीं डाल पाया। इसलिए जब राजनारायण जी ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था तो इंदिरा जी ने जो है दलितों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए अलग से चलित बूथों की स्थापना की थी। मोबाइल बूथ जो जिसके लिए ये था कि वो दलितों के घर जाके, अनुसूचित जाति के लोगों के घर जाके उनके वोट डलवाएंगे। ये एकदम होता रहा हो, चाहे बिहार का मामला हो, हरियाणा में भी यही स्थिति रही। तो वहाँ पे भी जो लोकदल परिवार था वो वोट नहीं डालने देता था। उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी लोकदल जो मूल रूप से जिनकी जो है लोकदल से उत्पत्ति, जिन नेताओं की जो लोकदल के संस्कारी हैं, जिनके अंदर लोकदल के संस्कारों का समावेश है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हों, चाहे लालू यादव रहे हों, उनका भी दलितों को लेकर यही दृष्टिकोण रहा है। और इसलिए ये था कि अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने पहला फैसला जो पदोन्नत दलित अधिकारी थे उनको रिवर्ट करने का किया था। और उन्होंने तमाम सारे ऐसे काम किए, केवल ये है कि वो सवर्णों को खुश करने के लिए कि जिससे दलित आहत हो। मुलायम सिंह तो एक बार बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ भी बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी कर चुके थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी वाली दिखावे के लिए कहे, लेकिन बाबा साहब के प्रति श्रद्धा दिखाती, क्योंकि उसे ये पता है कि वो दलितों के बीच में उनका भगवान, उनका दर्जा भगवान की तरह का है। तो वो नहीं चाहते कि दलित इतनी दूर हो जाए, कोई बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कोई गलत कमेंट करके वो दलितों को इतनी दूर कर दें कि दलित कभी भी फिर वो अपनी झांसी में ना ले सकें दलितों को। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो दिखावे के लिए दलितों के प्रति बड़ी असीम श्रद्धा, बड़ा पूजा भाव, बड़ा भक्तिभाव प्रदर्शित करती है। लेकिन ये नहीं हो सका। ये पुल भी, ये बात सही है, जो पुल का निर्माण है वो आज अखिलेश कुछ भी सफाई दें, लेकिन उसका उस समय भी मायावती को आपत्ति थी। और ये इसीलिए था कि उससे मायावती का जो है
आवास का भीतरी हिस्सा तक दिख जाता था और वो उनकी सुरक्षा के लिए एक अंदेशा था। लेकिन उसके बाद में उनका और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समझौता हो चुका है और इस बीच में अखिलेश यादव में परिपक्वता बढ़ी है। तब उन्हें विरासत में मिला था मुख्यमंत्री पद, लेकिन इसके बाद में फिर उन्होंने आगे की राजनीति के लिए उन्होंने जब खुद को तैयार करना शुरू किया तो वो तमाम सारी चीज़ों को समझे और वो समझे कि वर्ण व्यवस्था जब तक दलित साथ में नहीं आएंगे तब तक वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जो एक वो तैयार करना है, एक पूरा चक्र पूरा होना है वर्ण व्यवस्था विरोधी ताकतों का, वर्ण व्यवस्था विरोधी लामबंद का, तब तक उसमें वो पूर्ण नहीं हो पाएगा चक्र। तो उन्होंने अनुसूचित जातियों को लेके अपने विचार अब काफ़ी बदले और इस बीच में समझौता हो गया। समझौते में भी उन्होंने जो है बहुत उदारता दिखाई थी, बड़ी त्याग दिखाया था उन्होंने समझौते में भी। उनके बिरादरी को रास नहीं आया था जब उन्होंने अपनी पत्नी से मंच पर मायावती के चरण स्पर्श करा दिए थे। हालांकि ये बड़ी कुरीति है, एक बड़ा है कि जो बाबा साहब ने कहा था कि यहाँ इसमें हिंदू वर्ण व्यवस्था में ये है कि हर जाति को, नीचे से नीचे जाति को किसी और अपने से और दूसरी जाति के मुकाबले अपने को ऊंचा देखने की सुविधा प्राप्त है। वो इसी अहंकार में पीड़ित है कि मैं भी कहीं से इस वर्ण व्यवस्था में रहते हुए ऊंचा हूँ, इस वर्ण व्यवस्था के रहते हुए हैं। वो पता चला कि जो जाटव समाज है वो सोचता है कि मैं तो वाल्मीकि समाज से ऊंचा हूँ हैं। वाल्मीकि समाज क्या, वो बाकी मतलब अन्य जो गोरी समाज है वो सोचता है कि हम जाटव समाज से ऊंचे हैं। तो ये इस जंग का एक संतुष्टि, एक जो है भ्रामक तुष्टि में इसमें जीते हैं अपने बड़े होने की भ्रामक तुष्टि में, और इसके बदले में वो दमन झेलते दूसरे के मुकाबले में, उत्पीड़न और अपमान दूसरी जो उच्च जातियाँ उनके मुकाबले में, तथाकथित उच्च जातियों के मुकाबले में वो उसको झेलते हैं। तो उन्होंने ये समझा कि जब ये महसूस किया कि नहीं, वर्ण व्यवस्था पिछड़ों के लिए, जिसमें यादव भी शामिल हैं, उनके लिए भी अपमान कारक है, और तो इसलिए वर्ण व्यवस्था को अगर जो है अगर उखाड़ना है, अगर उसे अप्रासंगिक पूरी तरह से बनाना है, तो वर्ण व्यवस्था से पीड़ित जितने भी समुदाय हैं, जिनमें अनुसूचित जातियाँ भी शामिल हैं, सबको एकजुट करना पड़ेगा। तो आज उन आरोपों का कोई मतलब नहीं है जो मायावती जी उनके खिलाफ कह रही हैं, और एक व्यक्ति के लिए एक आंदोलन गर्क नहीं किया जा सकता। मायावती जी को जो मौके मिले हैं, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने में कोई रुचि नहीं ली। वो आज दुहाई दे रही कि वो तो अति पिछड़े की भी हितैषी नहीं है। आप कितनी अति पिछड़े की हितैषी नहीं है? जिन कांशीराम जी ने, जिन्होंने अति पिछड़ों और अनुसूचित जाति के लोगों को की लामबंदी के आधार पर बहुजन का सशक्त मोर्चा तैयार किया था, आपने जो शुरुआत में जो अति पिछड़े ही आपके, तब तो आपने सवर्णों के लिए दरवाजे खोल नहीं रखे थे, तब तो गैर सुरक्षित क्षेत्रों में अति पिछड़े ही आपके अति पिछड़े जीतते थे या मुसलमान जीतते थे। तो आपने बाद में उन्हीं अति पिछड़ों की कीमत पर आपने सवर्ण प्रत्याशी बनाए, और वो भी कट्टर जातिवादी भावना की। तो आपने उनका नुकसान किया नहीं, अति पिछड़ों का, अति पिछड़े के लोगों के तो आपने टिकट काटे थे, जहाँ पे आपने सवर्णों को एडजस्ट कर दिया था। और तो आप वर्ण व्यवस्था की पालकी खुद ही एक तो ढोने का काम करने लगी थी, और दूसरी बात आपने अति पिछड़ों का नुकसान किया था। तो आप कहाँ से बहुत अति पिछड़े की भर की हितैषी हो गई। तो अब ये जो है, ये इस ढंग की दलीलें आपके देने का कोई अर्थ नहीं है। आप भी अंदर ही अंदर कुंठित अपने को महसूस कर रही। भारतीय जनता पार्टी जांच के बहाने आपके भतीजे को जेल भिजवाने जैसी धमकी का संकेत देती रहती है, उससे आप डरी हुई रहती हैं, आपको अपने को कुंठित महसूस करती। तो उस कुंठा से बाहर निकलना है, उम्र भी आपकी पर्याप्त हो गई। तब आपको
इन पचड़ों में न पड़ के आपको एक कोशिश करना चाहिए कि आपको लेके जो समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की जो आशंकाएं वो दूर हो सकें। जो आपने बहुत ही अविश्वसनीय छवि बना रखी है, अब तो मतलब इस उम्र के इस पड़ाव पे तो आप थोड़ा सा अपनी विश्वसनीयता बनाने की एक कोशिश आपको करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रही हैं। आप फिर भी उसी तरह की जिद पे उतारू हैं। आपसे वो अहंकार छूट ही नहीं रहा। आपके अहंकार ने पूरा आंदोलन काशीराम जी का पूरा मिशन बर्बाद कर दिया, फिर भी आपने सबक नहीं लिया। तो एक झगड़ा ये भी है। काशी कांग्रेस में राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, समर्पण उनका मूल्यों के लिए, सिद्धांतों के लिए वो प्रतिबद्ध हैं, सारी बातें हैं, लेकिन वो उनके जो कूटनीति की, राजनीति की जो सातिर चालें हैं वो उसके वो पारंगत नहीं हैं। और अभी उनको जो है गठबंधन की तरह, न तो उनके पास कोई और है गठबंधन की राजनीति का विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा मास्टर, और ना वो खुद हैं। तो वो इन झगड़ों को निपटा पाएंगे सपा और बसपा को, इसकी आशा की नहीं जा सकती। उनकी पार्टी में भी कोई और नहीं है, तो वो निपट नहीं सकते। बल्कि वो दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर इस बीच में थोड़ा साबित हुए, वो गंभीर हैं और उनकी जो है बातों का असर भी होता सभी सहयोगी दलों पे, तो वो एक प्रयास कर सकते, लेकिन उनकी भी सीमाएं हैं और वो सपा और बसपा के बीच की दूरी पाट दें, ये उनकी भी क्षमता के बाहर की बात है। हालांकि वो उसमें काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं। और अन्य दल जिस तरीके से दूरी बना रहे हैं, उनमें जो है उनकी तरफ उनको जो है उनको भी रास्ते पे रखना, उनको भी विश्वास में लेकर रखना, ये भी एक बड़ा एक दुरूह काम है। और ये कौशल भी दिखा पाना राहुल गांधी के बूते की बात नहीं लगती। उधर आम आदमी पार्टी के साथ में जो है कांग्रेस की बातचीत शुरू हो गई गठबंधन को लेके। पहले तो कांग्रेस बड़ी छिटकी रहती थी आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी के भी अपने कुछ रिजर्वेशंस थे, कुछ अति महत्वाकांक्षा की वो भी शिकार थी, लेकिन अब वो भी उनकी भी अकल थोड़ी सी पटरी पे आ गई है। लेकिन इसमें भी जो बात हुई वो भी एक तरह से आम आदमी पार्टी की ब्लैकमेल करने जैसी जो है, कांग्रेस को ब्लैकमेल करने जैसी वो नियत नज़र आई है। उन्होंने कांग्रेस के सामने कहा कि आप हमको पंजाब और दिल्ली में हम आपको कुछ सीटें दे देंगे और इसके बदले में आपको हमें ये इसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि गुजरात में 1 सीट आप हमको दें और हरियाणा में केवल आप 4 सीटें लड़ें, बाकी पे हम लड़ेंगे, और दिल्ली में हम आपको केवल 3 सीटें देंगे। पंजाब में वो कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको केवल जो है वो पंजाब में केवल 2 सीटें देंगी। तो पंजाब और दिल्ली में तो उनकी बात मानी जा सकती है, लेकिन अन्य राज्यों में हरियाणा में जहाँ उनका कुछ नहीं है, और गुजरात में जहाँ पिछली बार उनके कारण से कांग्रेस आ गई, तो वहाँ वो कांग्रेस से त्याग करने के लिए कह रही कांग्रेस के लिए उनकी ये मांग मानना बहुत मुश्किल होगा। तो लेकिन अब यह है कि ब्लैकमेल करने की जैसी उनकी नीयत प्रदर्शित हो रही, तो अब इसमें कांग्रेस क्या रुख अख्तियार करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इन सब को देखते हुए गठबंधन का कोई भविष्य कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, और इससे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो बाँछें खिली हुई होंगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि विपक्ष की यह हालत होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन, बूथ स्तर तक का अकेला प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत मजबूती से होते हुए भी
भारतीय जनता पार्टी चुनाव तैयारियों को लेके सुस्त नहीं हो रही, बल्कि वो आगे बढ़ के चुनाव तैयारी कर रही है। और वो 24 घंटे इस काम में जुटी हुई है, क्योंकि वो इस बार जो है वोट प्रतिशत बढ़ा के 60% वोटों को 60% तक बढ़ाकर ले जाने की महत्वाकांक्षा पाले हुए। और वो जो टारगेट निर्धारित करते हैं वो कागजी टारगेट नहीं होता, उस टारगेट के लिए वो बहुत श्रम करते हैं और बहुत जो है कुशल और सटीक रणनीति बनाते हैं। तो अब ऐसे में जो विपक्ष को जिसको अभी ही बहुत देर हो चुकी है, विपक्ष के सारे दल अगर त्याग के लिए त्याग की भावना नहीं दिखाते, बड़ा दिल नहीं दिखाते, तो गठबंधन टह जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की आसानी से बड़ी जीत होगी। आसानी से जीत तो अभी हो रही है, लेकिन बड़ी जीत होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।